सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे, इसके पहले क्लास में हम बात किए थे कि ब्लेनोग्लासस का डिस्ट्रीब्यूशंस या क्लासेस या आप नॉर्मली बोल सकते हैं जो ब्लेनोग्लासस की एनाटॉमी थी या ब्लेनोग्लासस का हैबिटेट था या मॉर्फोलॉजी था, इसको हमने इसके बैक वाले क्लास में देखा था। आज हम बात करेंगे ब्लेनोग्लासस में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम कि ब्लेनोग्लासस का डाइजेशन कैसा होता है और रिस्पायरेशन कैसा होता है। ब्लेनोग्लासस में डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नियर अबाउट 7 प्रोसेस आप बोल सकते हैं। पहले माउथ, बकल कैविटी, फायरिंग्स, इसोफेगस, हेपेटिक सिका, इंटेस्टाइन और एनस, ये सारे वर्ड, ये सारे आर्गन्स यहाँ पे दर्शाया गया है। इनके बेस पे हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन का मतलब आप जानते हैं कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस, पाचन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी बॉडी आपकी चलती है। आप खाएंगे, जो भी फूड्स आप यूज करेंगे वो डाइजेस्ट होगा, तभी आपको न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा। तो वो डाइजेशन होता क्या है, इस ब्लेनोग्लासस में डाइजेशन होते कैसे हैं, किस प्रोसेस से डाइजेशन होता है, उसकी बात हम करेंगे। जो हमारा ब्लेनोग्लासस है, ब्लेनोग्लासस में जो डाइजेशन है, अच्छा ब्लेनोग्लासस ऐसा एनिमल्स है, ऐसे प्लेस पे डाइजेशन करता है जहाँ पे पानी हो। डाइजेशन का मतलब पानी, क्योंकि अभी तो ये इनवर्टिब्रेट्स में ही रखा गया है, कॉर्डेटा में तो आया नहीं है। तो कॉर्डेटा में भी आएगा तो उसमें फिश और एम्फीबिया तक रहेंगे, या फिश आप बोल सकते हैं कि मोस्टली वाटर, या उसके बाद एम्फीबियम चलेंगे, थोड़ा सा डेवलप होगा। लेकिन अभी तो इनवर्टिब्रेट्स में तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर या सैंड बोल सकते हैं, मतलब पानी में या पानी के नीचे जो सड़े गले या जो वेस्टेज चीजें हैं, जो इस ब्लेनोग्लासस के खाने योग्य चीजें हैं, कहाँ पे नीचे है? नीचे कहाँ पे? मैराइन वाटर्स। मैराइन वाटर्स का मतलब क्या? समुद्र पानी। तो समुद्र के नीचे या समुद्र के किनारे या समुद्र के डीप सिस्टम में जहाँ पे कुछ सड़े गले जूप्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स या कुछ सड़े गले मिनरल्स होंगे या जो भी खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको ये खाता है। कहाँ पे खाएगा? पानी में। ये तो कॉमन चीजें हैं। दूसरा क्या है, जिसे हम माउस की अगर बात करें, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। माउथ एक ऐसा आर्गन होता है जहाँ से डाइजेशन को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माउथ फर्स्ट आर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि माउथ से ही हम खाने को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। अगर माउथ नहीं होगा तो कुछ जो पहले के एनिमल्स हैं या जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, अब उसमें माउथ अगर जिसमें नहीं है तो बॉडी सरफेस से सारा काम उसका चलता है। बॉडी सरफेस से वो खाने को अवशोषित करेगा, ऑक्सीजन अवशोषित करेगा, पानी अवशोषित करेगा। जितने उसकी बॉडी की लाइफ होगी, उस एनिमल्स की लाइफ है, वो बॉडी सरफेस से करता है। लेकिन जब यहाँ पे पर्टिकुलर आर्गन्स है तो हर आर्गन्स का कोई ना कोई काम है। जैसे माउथ है, माउथ का काम क्या होता है? यह एक वाइड सर्कुलर वेंट्रल ओपनिंग होती है। माउथ इसका यहाँ पे है, ब्लेनोग्लासस का माउथ यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वेंट्रल ओपनिंग। एक तो सर्कुलर है, वाइड चौड़ा है, सर्कुलर है, और क्या है? वेंट्रल ओपनिंग है। लोकेटेड इन द ग्रुप बिटवीन द प्रोबोसिस स्टाक इन द कॉलर्स, मतलब एक गोलाकार छिद्र होता है जहां से ये अपने अंदर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन या जो भी इसके खाने योग्य चीजें हैं वो यहाँ से क्या करता है? एंट्री करवाता है। एंट्री हो गया, माउथ में पहुंच गया। माउथ, ये बकल कैविटी है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर है डाइजेशन का। तो ये बकल कैविटी है, माउथ के अंदर गया तो जब माउथ से वो कैप्चर किया, बकल कैविटी में लेके गया। तो बकल कैविटी में जब हम चलेंगे तो बकल कैविटी का काम होता है कि ए शार्प ट्यूब इन द कॉलर रीजन्स, एक डॉर्सल वॉल फॉर्म शिफ्ट होलो बकल डाइवर्टिकुलम, मतलब कॉलर क्षेत्र में। इसके पहले जो स्ट्रक्चर में बताया था आपको कि जो कॉलर एरिया है, ये वाला एरिया, जो कॉलर एरिया है, कॉलर क्षेत्र में छोटी या स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो उसके माउथ से जुड़ी होती है। ये कॉलर
यहाँ पे है, तो यहाँ से जुड़ा है, तो इसके माउथ से जुड़ा होता है कॉलर, और वहां से, या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल थॉट टू बी ए नोटोकॉर्ड, हिस्टोरिकल थॉट टू बी ए नोटोकॉर्ड जो बकल कैविटी है, इसका मतलब ये है कि जिसे ऐतिहासिक रूप से नोटोकॉर्ड माना जाता था, कॉलर को इसके पहले हम क्या मानते थे, नोटोकॉर्ड, या सॉरी बकल कैविटी को हम क्या नोटोकॉर्ड मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा कि फूड को स्टोर कर रहा है, तो जो प्रोबोसिस कॉलम तक फैली है वो ये चीजें हैं। इसके बाद माउथ से भोजन अंदर गया, बकल कैविटी में पहुंचा, बकल कैविटी में पहुंचने के बाद मैं बता दिया आपको कि हिस्टोरिकल नोटोकॉर्ड्स इसको बोलते थे बकल कैविटी को, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से नोटोकॉर्ड माना जाता था बकल कैविटी को, क्योंकि सारे काम यहाँ से होते थे इसके। लेकिन जैसे जैसे अपने आप को डेवलप किया तो प्रोसेस बदलती गई। तीसरी पॉइंट, फेरिंग्स। फेरिंग्स लोकेटेड इन द बकल रीजन्स। फेरिंग्स ये चीजें हैं। अब यहाँ पे बकल का जो लोकेशन है यहीं पे फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स का क्या काम होता है कि जो गलफड़े वाले क्षेत्र में स्थिर जो लचीले पार्ट हैं वहां से पानी को ये अपने गिल स्लिट्स के अंदर लेता है। तो अब यहाँ गिल स्लिट्स, यहाँ फेरिंग्स लगा, यहाँ से पानी को अंदर ले लिया। अब पानी को अंदर लेगा तो पानी में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो वहां से उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। या बोल सकते हैं कि जो धड़ इसका है, धड़ के गलफड़े वाले क्षेत्र में स्थिर या जो लचीले द्वारा अपूर्व रूप से एक पृष्ठीय गलफड़े, या जिसे आप बोल सकते हैं जिसमें पानी का निकास के लिए गिल स्लिट होते हैं। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स से पानी के निकास के लिए गिल स्लिट्स पाया जाता है फेरिंग्स में, और वो इसे यहाँ से माउथ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि है तो पानी में, जब भी फूड्स लेगा वो पानी के सहारे ही लेगा। पानी जब अपने अंदर लेगा तो उसी पानी के साथ ही कुछ न्यूट्रिएंट्स या फूड मटेरियल्स जाएंगे। तो वहां पे जो फेरिंग्स का रोल है, फेरिंग्स में जो गिल स्लिट्स लगी होती हैं वो पानी को अपने अंदर ले लेती है। इसके बाद बारी आती है इसोफेगस की। इसोफेगस का काम होता है कि जो ग्रास नली है, जो फेरिंग्स है, जो ग्रास नली है, उसके पीछे स्थित एक नली हम बोलते हैं इसोफेगस को। और ये क्या करती है, जो पाचक के प्रारंभिक चरणों को, जो डाइजेशन के प्राइमरी स्टेज को स्टार्ट करती है इसोफेगस। इसके बाद हिपैटिक सीका पे हम चलेंगे। हिपैटिक सीका एक पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हिपैटिक सीका यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन हिपैटिक सीका होता है। इसके बाद इसोफेगस के बाद हिपैटिक सीका होता है। हिपैटिक सीका ए पेयर लाइक ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसके बाद कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होती है। हिपैटिक सीका से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होंगी, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवाएंगी, या तो आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शंस। ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शंस है वो हिपैटिक सीका से जो एंजाइम्स होती हैं वो अंदर अपने लेंगी, तो और उस न्यूट्रिएंट्स को एंजाइम क्या करेंगी, पचा लेंगी। इसके बाद लेके चलते हैं वहां पे उस न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, या उस फूड्स को इंटेस्टाइन में लेके चलेंगे। इंटेस्टाइन में जब जाएगा वो, इंटेस्टाइन लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। इंटेस्टाइन लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ये बाहर का स्ट्रक्चर है। अगर हमको इसको डिसेक्शन करेंगे या अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारे पार्ट हमको वहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या दिखा है कि जो इंटेस्टाइन है एक लॉन्ग ट्यूब होती है, शरीर के बाहरी या तो आप उसे बाकी हिस्सों से होकर गुजरती है। जो इंटेस्टाइन है इसकी पूरी बॉडी से होकर गुजरेगी या गुजरती है। एक लंबी नली आपकी घटक आगे जाकर प्रक्रिया अवशोषण के लिए यही पहुंचाती है। इसका मतलब क्या हो कि इंटेस्टाइन में पचा सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मिल गए इसको, और ये न्यूट्रिएंट्स ले जाके पूरी बॉडी को सर्कुलेट करवाएगा। बाकी बचे जो वेस्ट प्रोडक्ट, एनस की बारी आएगी। एनस का काम होता है कि ये सर्कुलर टर्मिनल एपर्चर स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे पोस्टेरियर एंड पर, या तो आप बोल सकते हैं ट्रंक के पोस्टेरियर एंड से एनस प्रेजेंट होता है। और एनस का काम होता है कि जो भी डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या करेंगे, फिर बॉडी से बाहर रिलीज करवाएंगे, या एनस के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ये प्रोसेस थी डाइजेशन की। इसके बाद हम चलेंगे इसी में छोटा सा पॉइंट रिस्पायरेशंस का। रिस्पायरेशंस देख लेते हैं, रिस्पायरेशंस कैसे करता है। चलिए, रिस्पायरेशंस में क्या होगा कि रिस्पायरेशंस का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैस। लेकिन
ये तो कॉमन वर्ड है कि एक्सचेंज ऑफ गैस, रिस्पायरेशन के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, कॉमन चीजें। लेकिन हर एनिमल्स में अलग अलग रिस्पायरेटरी सिस्टम होंगे या होते भी है, हर एनिमल्स में अलग अलग रिस्पायरेशन होता है। तो इसमें ब्लाइनोग्लासेस में श्वसन मुख्य रूप से गलफड़ों की दरारें में या जो गिल स्लिट्स होंगे उन पे निर्भर करता है, और ऑक्सीजन वहां से जिसमें जल में जो ऑक्सीजन होती है और हमारी बॉडी या ब्लाइनोग्लासेस की बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और ऑक्सीजन कहाँ पे रहेंगी, बरोलाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जमीन के नीचे होंगे, समुद्र में होंगे, वहाँ बालू होगा या सैंड होगा किनारे की तरफ, वहाँ जैसे होंगे वहाँ से वाटर से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, और जीने के लिए पानी इनके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हम चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, इसमें हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, कैसे कैसे रिस्पायरेशन करता है। जिसमें पहला है ब्रांचियल रिस्पायरेशन। ब्रांचियल रिस्पायरेशन, ब्रांचियल रिस्पायरेशन का मतलब क्या होगा कि ब्रांचियल रिस्पायरेशन का मतलब गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स। ब्रांचियल रिस्पायरेशन का मतलब यहाँ पे गिल स्लिट्स हो जाएगा। अब गिल स्लिट्स के द्वारा जो रिस्पायरेशन होगा हम उस पर बात करेंगे कि श्वसन के जो अग्रभाग हैं या जो श्वसन का अग्रभाग होता है वो सीलिया के माध्यम से जल अंदर आता है, सीलिया के माध्यम से जो वाटर है वो गिल स्लिट्स के अंदर जाएगा या गिल्स के अंदर जाता है, और गिल छिद्रों के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। गिल स्लिट्स के माध्यम से वो, क्योंकि माउथ के रास्ते गया, गिल स्लिट्स के माध्यम से वो बाहर निकल गया, तब वहीं ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं। ये तो हो गई गिल स्लिट्स की प्रोसेस। दूसरा इसमें होता है क्यूटेनियस प्रोसेस, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी सरफेस से हम बात करेंगे कि जो बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन होता है। अब बॉडी सरफेस से, क्योंकि एक तो हो गया ब्रांचियल रिस्पायरेशन, दूसरा होगा क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। जो ब्रांचियल रिस्पायरेशन है वो गिल स्लिट्स, क्योंकि ये पानी में है तो गिल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गिल्स इसके लिए जरूरी है। गिल्स होगा तो गिल से रिस्पायरेशन कर सकता है, क्योंकि पानी में ये अपने माउथ के साथ माउथ से पानी को अंदर लेगा तो उस पानी में न्यूट्रिएंट्स भी होंगे तो डाइजेशन कर लेगा वहां पे। उस पानी में ऑक्सीजन भी है। अब जो ऑक्सीजन है वो इससे माउथ के रास्ते अंदर गई और बॉडी में ऑक्सीजन को स्टोर किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, और फिर गिल्स के रास्ते से पानी को हम क्या किया, बाहर कर दिए। तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि बॉडी सरफेस से जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम या बोल सकते हैं गलफड़े को छोड़कर जो गैसी विनिमय सीधे पतली नए और सीधा युक्त सामान्य शरीर की सतह से होता है। मतलब कि अब इसमें गिल स्लिट्स का काम खत्म, यहाँ पे गिल स्लिट का काम खत्म। अब क्या होगा कि इसकी अगर मान लीजिए इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी ये पानी के अंदर है, अब पानी क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, पानी भी ऑब्जर्व करेगा। पानी ऑब्जर्व करेगा तो ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, ऑलरेडी जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, और जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगी, बाहर निकल जाएंगी। इसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड या तो जो वाटर्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड रही होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, और ऑक्सीजन क्या होगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें कुछ हम रिस्पायरेटरी साइकिल्स भी पढ़ते हैं कि जो रिस्पायरेटरी साइकिल्स हम उसको देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी साइकिल्स कैसे चलती है ब्लाइनोग्लासेस में। तो ब्लाइनोग्लासेस में जो रिस्पायरेटरी साइकिल्स है, रिस्पायरेटरी साइकिल्स, ब्लाइनोग्लासेस में जो रिस्पायरेटरी साइकिल्स है वो लगभग 4 तरीके से हम पढ़ते हैं। जिसमें पहला वाटर इनटेक, जो पहला है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक का मतलब क्या होगा कि वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन इंटर थ्रू द माउथ। कहने का मतलब कि घुली हुई ऑक्सीजन युक्त जल मुख के माध्यम से प्रवेश करता है। वाटर इनटेक का मतलब कि जो ब्लाइनोग्लासेस की जो बॉडी है, अब यहाँ से ये पानी है, ये अपने अंदर लेगा पानी को, पानी में क्या होगा,
कुछ गैस भी होंगी, गैस के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो उसका फूड होगा वो दोनों एक ही साथ जाएंगे। ठीक, माउथ के रास्ते पानी ली और वहाँ पे डाइजेशंस की, अगर खाने चीजें युक्त हैं, अगर पानी गया तो वो रिस्पायरेशन कर लेगी वहाँ पे। तो कहने का मतलब कि वाटर इनटेक का मतलब ये हुआ कि वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन इंटर्स थ्रू द माउथ। इसका मतलब कि घुली हुई ऑक्सीजन युक्त जल मुख के माध्यम से प्रवेश करता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका है करंट जनरेशन। करंट जनरेशन, करंट जनरेशन में कि सीलरी बीटिंग इंश्योर ए कांस्टेंट अनडायरेक्शनल करंट ऑफ वाटर, कि सीलरी की जो धड़कन है पानी की एक स्थिर एक दिवसीय धारा सुनिश्चित करती है कि जो सीलिया है। करंट जनरेशन का मतलब क्या, सीलरी बीटिंग्स, जो सीलिया होगा इसमें, वो सीलिया के थ्रू पानी जब अंदर करेगा तो एक दिशा होगी उसमें, एक दिशा में वो पानी को अंदर की तरफ भेजता है, जिसे हम बोलते हैं करंट जनरेशन। तीसरा है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में कि द ऑक्सीजन ट्रांसफर अकर्स द गिल क्लेफ्ट एंड बॉडी वॉल इनटू द ब्लड सिस्टम, कि ऑक्सीजन गलफड़ों की दरारों और शरीर की दीवारों या दीवार के पार रक्त प्रणाली के स्थानांतरित होती है। मतलब ये मान लीजिए गैस एक्सचेंज है, ये पानी आ गया अंदर, गैस आ गई। अब गैस में क्या था, CO2 भी था, ऑक्सीजन भी था, और भी गैस भी रही होंगी ATC करके। तो इसमें क्या होगा कि हमको या ब्लैनो ग्लासेस को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन से पानी से ले लेगा और CO2 के क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गैस एक्सचेंज। इसके बाद वाटर एक्सपल्सन, वाटर का एक्सपल्सन भी होता है। वाटर एक्सपल्सन, वाटर एक्सपल्सन का मतलब होता है कि वाटर फोर्स आउट थ्रू द गिल पोर्स टू द एक्सटीरियर ऑफ द बरोज, गलफड़ों के छिद्र के माध्यम से जो जल बिल में या उस गुफा के बाहर निकाल दिए जाते हैं। वाटर एक्सपल्सन का मतलब क्या हो गया कि जो बरो लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, देखे होंगे कि जो समुद्र है, जैसे मान लीजिए कि समुद्र है, इसमें बालू है, कभी भी आप लोग भी देखे होंगे कि बालू के अंदर के जो कीड़े होते हैं, जब बालू में आप कोई स्टैंड या स्टंप अगर डालते हैं, कोई लकड़ी से खोसेंगे तो वो बिल बन जाएगी, लेकिन जब लकड़ी को निकाल लेंगे तो फिर उसमें पानी भर जाएगा। तो सेम उसी तरीके से होता है कि पानी इसके अंदर आता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो अपने बॉडी से बाहर निकालता है, और उस बरोज लाइक स्ट्रक्चर, उस गुफा, उस बिल के रास्ते से फिर पानी क्या होता है, उसकी बॉडी सरफेस से, उसके एरिया से ऊपर चला जाता है, बाहर निकल जाता है। ब्लैनो ग्लासेस में जो रिस्पायरेशन होता है, जो रक्त होगा वो रंगहीन होता है। कैसा होगा, रंगहीन होता है। ब्लैनो ग्लासेस में जो ब्लड है वो कैसा होगा, रंगहीन होता है। किस जो बॉडी में इसके ऑक्सीजन पहुंचती है वो वेनेडियम द्वारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। एक ऑर्गन्स होता है वेनेडियम, एक प्रोसेस होती है वेनेडियम, जिसके द्वारा पूरे ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाया जाता है, भेजा जाता है, जिससे कि ब्लैनो ग्लासेस जीवित रहता है। ये थी कहानी ब्लैनो ग्लासेस की डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। आशा करता हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और देखने के साथ साथ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि अब BSc 5th सेमेस्टर का प्योरली सिलेबस स्टार्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई बेसिक चीजें नहीं है। अब आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ब्रॉड सिलेबस होता है, तो आप इसमें टाइम लगेगी पढ़ने में, तो अभी से आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस खत्म हो सकता है। अब आपको सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।